नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के सेशन में हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026 की। अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर हम देखने वाले हैं कि यूपी को विशेष तौर पर क्या मिला है इस वर्ष के वित्तीय बजट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है 2027 में वो प्रस्तावित है और ऐसे में यह बहुत ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि केंद्रीय बजट 2026-27 में यूपी को बिहार की तरह विशेष आर्थिक और जो संस्थागत सौगातें हैं वह मुख्य रूप से मिलेंगी। हालांकि घोषित प्रावधानों को देखते हुए यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या बजट में उत्तर प्रदेश की जो अपेक्षित तवज्जो थी वह मिली है या नहीं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। इसी का चर्चा हम लोग करने वाले हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम उत्तर प्रदेश को देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला है इस वर्ष के बजट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। तो यहाँ पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सबसे प्रमुख हो जाता है और ध्यान रखिएगा कि काशी से दिल्ली 871 किलोमीटर की दूरी है। जो अनुमानित रूट इसमें है उसमें आप देखेंगे दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, दक्षिणी कन्नौज, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, ये सभी शहर शामिल होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉरिडोर आपको देखने को मिलता है, कहाँ से? दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे काशी से सिलीगुड़ी यह डिस्टेंस है 702 किलोमीटर का, है ना। और इसमें जो अनुमानित रूट है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, नवादा, इसके अलावा धनबाद और आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, हावड़, फिर सिलीगुड़ी, मुख्य रूप से इतने शहर शामिल होते हुए आपको दिख रहे हैं। और यहाँ के लिए भी एक कॉरिडोर का व्यवस्था किया जा रहा है। तो सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर रूट की जो जानकारी है वह तो नहीं दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से यह रूट आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या देखा कि दो कॉरिडोर जो काशी से दिल्ली और काशी से सिलीगुड़ी तक देखने को मिलता है, यह उत्तर प्रदेश को इस वर्ष के बजट में आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपने यह तो समझ लिया कि सर दो कॉरिडोर मिलने वाला है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? तो यहां पर अगर हम बात करें हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है, इस पर ट्रेन 300 से लेकर 350 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से मुख्य रूप से चल सकेंगी। और सामान्य रेलवे ट्रैक पर आपको पता होगा कि 120 से लेकर जो 150 तक की स्पीड है मुख्य रूप से वह देखने को मिलती है। तो इससे जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसको कम समय में तय किया जा सकेगा। इस बात का स्पष्टीकरण आपको हो पाया होगा। दोस्तों, तेज स्पीड से ट्रेन चलने से जो वक्त है वह बचेगा और काशी से दिल्ली की जो यात्रा होगी वह मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में हो सकेगी। और अभी प्रेजेंट में जो लोग काशी जाते होंगे दिल्ली से, उनको पता होगा कि एक अच्छी ट्रेन से भी औसतन 11 से 12 घंटे समय लग जाता है। ठीक है, और अगर कहीं आपने थोड़ा सा वैसी ट्रेन चली जिसका बार बार कई स्टॉपेज है, तो आप देखेंगे 16 से 17 घंटा भी लग जाता है काशी पहुंचने में, वाराणसी पहुंचने में। ठीक है, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो वाराणसी जो संसदीय क्षेत्र है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का संसदीय क्षेत्र है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण यह क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इस वर्ष के बजट में दो कॉरिडोर की जो बात करी गई है सीधे वाराणसी से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगा, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के जो अवसर हैं वह मुख्य रूप से बढ़ सकेंगे दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सड़क और हवाई यात्रा पर जो दबाव है वह मुख्य रूप से कम होगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही साथ हाई स्पीड रेल स्टेशनों के आसपास जो नई टाउनशिप और जो बुनियादी ढांचे हैं वह मुख्य रूप से विकसित हो पाएंगे। तो आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस है वह भी देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट से, इस कॉरिडोर से। ठीक है, तो यह बहुत ही प्रमुख हो जाता है, ध्यान रखना है इसको, है ना। यहां पर हमने बात करी ली है कि 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में से 2 सीधे उत्तर प्रदेश से मुख्य रूप से दोस्तों जुड़े हुए हैं। और इस लिहाजे से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, जो कॉरिडोरियन है, इन दोनों की कुल लंबाई लगभग दोस्तों 1500 किलोमीटर है, जिन्हें वर्ष 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ध्यान रखिएगा इसको। और इससे यूपी की जो कनेक्टिविटी है वह मुख्य रूप से दीर्घकालीन सुधार उसमें देखने को मिल सकता है। काशी पर विशेष फोकस, तो आप देखेंगे वाराणसी में इनलैंड वाटरवेज से जुड़ा शिप रिपेयर जो इकोसिस्टम है वह भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यह हो जाता है, सबसे पहले तो आपने कॉरिडोर देख लिया, वाराणसी को हमने जैसा आपको बताया कि बहुत ही प्रमुख रूप से फोकस किया गया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाराणसी से इनलैंड वाटरवेज से जुड़ा शिप रिपेयर जो इकोसिस्टम है वह विकसित किया जाएगा, है ना।
और काशी से 2 प्रमुख कॉरिडोर की जो शुरुआत है यह तो आपको पता ही चल गया। गंगा जल मार्ग आधारित जो लॉजिस्टिक है इसको और भी मजबूती हो सकेगी अगर जो है यह शिप रिपेयर इकोसिस्टम जो है स्थापित किया जाता है, इसको विकसित किया जाता है। तो अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि काशी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम की बात हमें थोड़ी सी जान लेनी चाहिए कि कैसे जो है यह मुख्य रूप से डेवलप किया जाएगा और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों, काशी में जल मार्ग यानी इंग्लैंड वाटरवेज के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। शिप रिपेयर सिस्टम बनने से 2 से 3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है वह मिल सकेगा, जो उत्तर प्रदेश से ही को रिलेट कर सकते हैं। गंगा में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, और माल जो ढुलाई होगी वह मुख्य रूप से क्या हो सकेगी, सस्ती हो सकेगी। हैंडलूम लकड़ी के सामान को बाहर भेजने में मुख्य रूप से मदद मिल सकेगा, ठीक है। इसके अलावा शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की जो अनुमानित लागत है वह 300 करोड़ रुपए मुख्य रूप से दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। शिप रिपेयर सिस्टम आधुनिक होगा, इसमें आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक और एडवांस कंट्रोलिंग मशीनें होंगी। इससे जहाजों की जो मरम्मत है वह बहुत ही कम समय में बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। तो आपको पता चल गया होगा कि काशी में जो शिप रिपेयर इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने से क्या क्या लाभ होंगे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि हमने आपको प्रमुख रूप से बताया, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जहाज की जो मरम्मत है वह कम समय में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वर्ष के वित्तीय बजट में जो स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उस पर क्या असर पड़ा है। तो दोस्तों, सभी जिला अस्पतालों की जो क्षमता है वह मुख्य रूप से 50% बढ़ाई जाने की बात कही गई है। प्रत्येक जिले में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था करने की बात कही गई है, और साथ ही साथ प्रदेश के 75 जिलों में आप देखेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल विशेष कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे, और इस हॉस्टल में रुककर वह जो है प्रशिक्षण ले सकेंगी, ठीक है। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र को भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे जो है जो स्वास्थ्य की जिनको समस्या होती है, ट्रॉमा सेंटर की जो उपलब्धता है, जो कम उपलब्धता है, उसके कारण जो समस्या होती है वह ठीक से उस पर जो है हम लोग काम करके और लोगों को जो है मुख्य रूप से लाभान्वित कर पाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है। साथ ही साथ जिला अस्पतालों की क्षमता भी बढ़ाई जाने की बात करी जा रही है, तो 50% तक यह जो है बढ़ाई जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर देखें तो आप देखेंगे 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 12.2 लाख करोड़ का राष्ट्रीय प्रावधान आपको देखने को मिला है ना। और यूपी के लगभग 25 शहर इसी श्रेणी में मुख्य रूप से आते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ध्यान रखना है। रेलवे में जो कवच सुरक्षा प्रणाली है इसका विस्तार का भी जो है चर्चा किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो चेंजेस हैं उत्तर प्रदेश में वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ 2 श्रेणियों में आपको देखने को मिलेगा। उद्योग और रोजगार की क्षेत्र में बात करें तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से नोएडा को लाभ मिलेगा। सेमीकंडक्टर पार्क बनाए जाने की बात कही गई है, तो मुख्य रूप से आप नोएडा में ही यह बनेगा, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे इससे भी उत्तर प्रदेश को लाभ मिलने वाला है, ठीक है। उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको ध्यान रख सकते हैं। 50 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। छोटे तीर्थ स्थलों का भी विकास किया जाएगा। तो विशेष तौर पर आप देखेंगे यहां पर जो उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी वह कुछ इन क्षेत्रों में देखने को मिल पाएगी। महिला एवं ग्रामीण सशक्तिकरण की बात करें तो केंद्रीय करों शुल्कों से प्राप्त कुल राशि की बात करें तो 15.26 लाख करोड़ है, और बिहार को इसमें आप देखेंगे तो 1.51 लाख करोड़ दोस्तों मिले हैं। और यूपी की बात करें यहाँ पर तो यूपी को कितना इस वर्ष मिला है तो 2.68 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। टोटल का परसेंटेज अगर हम देखें तो 17.61% जो है यह जो राशि है आपको देखने को मिलती है। अब इसमें निगम कर, आय कर, केंद्रीय जीएसटी, सीमा शुल्क इस प्रकार से निर्धारित है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करें, अन्य शुल्क की बात करें, ठीक है, तो यह आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 2025 की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर आप देखेंगे तो यूपी को 2.49 लाख करोड़ मिला था, ठीक है, और बिहार को 1.40 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला था। और अभी आपको जो धनराशि देखने को मिल रही है, जो राशि देखने को मिल रही है उस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वह कितना है, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं, जैसे लखपति दीदी योजना। तो महिला और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यूपी में पहले ही 18.56 लाख महिला लखपति दीदी बन चुकी हैं। आप शायद लखपति दीदी योजना के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है।
साथ ही साथ महात्मा गांधी स्वराज योजना पर भी जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। ओडीओपी, बुनकर और ग्रामीण उद्योग को ग्लोबल मार्केट लिंकेज जो है दिए जाने की बात कही गई है हमारे इस वर्ष के बजट में। साथ ही साथ ट्रेनिंग, जो अपस्किलिंग, ब्रांडिंग और जो क्वालिटी सपोर्ट है यह भी मिल सकेगा महात्मा गांधी स्वराज योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, विरासत और पर्यटन के संदर्भ में देखें तो जो वाराणसी में सारनाथ है, मेरठ में जो हस्तिनापुर सहित जो 15 पुरातात्विक स्थल हैं इनका विकास किया जाएगा। और साथ ही साथ इमर्सिव जो स्टोरी टेलिंग, कंजर्वेशन लैब्स और जो इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं यह भी खोले जाएंगे। साथ ही साथ समर्थन पहल की बात करें तो खेल उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरठ को विशेष लाभ मिलने वाला है क्योंकि खेल सामान उद्योग के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। ठीक है, चमड़ा उद्योग की बात करें तो चमड़े से बने उत्पाद सस्ते होंगे, जैसा कि इस वर्ष हमने देखा, विशेष रूप से जो है इसका उल्लेख किया गया। कानपुर और आगरा के उद्योग को राहत मिल सकेगी इससे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे प्रमुख बात एक और हो जाती है कि वित्तीय हिस्सेदारी का जो मुद्दा है वह बहुत ही प्रमुख है, जो काफी चर्चा में रह रहा है कल से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने आबादी के आधार पर केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है वह बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन इस बार भी आप देखेंगे तो पिछली तुलना में 0.32% कम हिस्सा इसको प्राप्त हुआ है। और इससे राज्य की जो राजस्व संतुलन है इसको लेकर जो है कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और मुख्य रूप से बिहार से भी इसकी तुलना करी जा रही है, तो बहुत ही प्रमुख हो जाता है कि क्यों तुलना करी जा रही है, और मुख्य रूप से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं कि बिहार से तुलना इसका क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें चुनावी राज्य बिहार के लिए, ये घोषणाएं हुई थी जिसमें मखाना बोर्ड की बात करें, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की बात करें, 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात करें, यह सभी आपको देखने को मिली थी। आईआईटी पटना का विस्तार की बात करें तो यह सभी जो है चुनावी राज्य बिहार के लिए घोषणा देखने को मिली थी, है ना। जैसे मखाना बोर्ड में आप देखेंगे तो 80% उत्पादन बिहार में ही होता है, आपको पता होगा। वेस्टर्न जो कोसी कैनाल प्रोजेक्ट है इसके लिए 11,500 करोड़ की राशि मिली थी, और इसमें आप देखेंगे 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई मुख्य रूप से संभव हो पाई थी। ठीक है, और होगी इस तरह की बात करी गई थी। 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात करी गई थी, सुल्तानगंज, भागलपुर, राजगीर, सोनपुर और पूर्णिया मुख्य रूप से यहां आपको देखने को मिल रहे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है इसकी भी चर्चा करी गई थी। आईआईटी पटना के विस्तार की बात करी गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के लिए जो फंडिंग है वह लगभग 6500 नई सीटें इसमें जो है उसको प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर फंडिंग बढ़ाने की बात और सीटों में जो संख्या बढ़ाने की बात है वह भी देखने को मिली थी। 3 नए एआई केंद्र और जो मुख्य रूप से 5 साल में मेडिकल की लगभग 7500 सीटें जोड़ने की भी घोषणा हुई थी। रेलवे ने 8 वंदे भारत और 2 अमृत भारत की सौगात दी थी। 400 इलेक्ट्रिकल बसें मिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के लिए बजट मिला था। तो चुनावी राज्य में बिहार के लिए जो घोषणाएं हुई थी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिली थी दोस्तों, है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसी से अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी जो है 2027 में जो मुख्य रूप से चुनाव है उसके संदर्भ में यूपी को कुछ विशेष देखने को मिलेगा, और इसी के नाते इससे तुलना करी जा रही है। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार को मखाना बोर्ड, कोसी कैनाल परियोजना, 1500 करोड़ का 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज, 1.43 लाख करोड़ की जो हिस्सेदारी है सभी प्रमुख रही है। आप देखेंगे यहाँ पर 54,575 करोड़ जो अनुदान है वह मुख्य रूप से मिला था, जो उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग दोस्तों 74% था। तब इसे चुनावी बजट मुख्य रूप से माना गया था। ठीक है, अब बजट में यूपी की जो अधूरी मांगे हैं दोस्तों वह बहुत ही इस बार महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इसी के कारण आप देखेंगे कई बार जो है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य रूप से मांगे थी, जैसे पश्चिमी यूपी में एम्स की, बुंदेलखंड में आईआईटी की स्थापना, ठीक है, 17 नगर निगमों के जो निगम है उनके लिए सोलर सिटी योजना, उत्तर दक्षिणी जो एक्सप्रेस वे है उसकी बात करी जा रही थी। यह बजट में यूपी की जो अधूरी मांगे हैं वह देखने को मिलती हैं। अब इस पर विशेषज्ञों की क्या राय आई है इसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट में तमिलनाडु और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इन पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बार, है ना। जहां इस साल आप देखेंगे जहां पर इस साल चुनाव है, जैसे यूपी को अगले साल जो है सौगात मुख्य रूप से मिलेगा, क्योंकि यह मार्च के बाद चुनाव, यहाँ पर जो आप देखेंगे चुनाव है वह मार्च के बाद होने वाला है। तो इसका मुझे लगता है विशेष तौर पर ध्यान जो है रखा गया है, और एक बहुत ही प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अरविंद मोहन, इनके द्वारा इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, और मेरी राय में भी यही है कि चुनाव जो है आप देखेंगे तो मार्च के बाद जो है वो देखने को मिलेगा, तो उससे पहले जो है बजट में बहुत सारी चीजें यूपी को देखने को मिल सकती हैं।
इसके अलावा बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं तेज प्रताप सिंह, इनकी बात करें तो इन्होंने भी कहा कि यूपी में चुनाव 2027 में है और उससे पहले केंद्र का अगला बजट मुख्य रूप से आ जाएगा और उम्मीद है कि तब यूपी को खास तवज्जो देखने को मिलेगी, जैसा कि बिहार में आपको देखने को मिला था। ठीक है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अरविंद मोहन इनके अनुसार अगर हम बात करें तो इस बजट में फोकस जो है तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट पर रहा। इनका भी यही कहना है क्योंकि वहां पर तत्काल चुनाव है और यूपी चुनाव से पहले आने वाले अगले बजट में केंद्र का फोकस मुख्य रूप से बढ़ सकता है। वाटरवेज जैसी जो परियोजनाएं हैं, यूपी को जो दीर्घकालीन निर्यात लाभ है वह मुख्य रूप से गवर्नमेंट जरूर देगी। अब इसमें राजनीतिक प्रक्रियाएं भी कुछ जो प्रतिक्रियाएं हैं वह देखने को मिलती हैं। सीएम योगी की सबसे पहली प्रतिक्रिया आती है और वह कहते हैं आशा और आकांक्षाओं का बजट यह देखने को मिलता है। उसके बाद जो है विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव का भी एक जो है रुख देखने को मिलता है इस बार के बजट में और वह कहते हैं सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट यह साबित हुआ है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि मायावती ने भी जो है कुछ बातें बजट के संदर्भ में कही और उन्होंने कहा कि गुणवत्ता आधारित विकास पर सवाल जो है रहा है। डिम्पल यादव का भी स्टेटमेंट आता है, महिलाओं युवाओं के लिए कुछ खास नहीं है इस वर्ष के बजट में, इस प्रकार का स्टेटमेंट देखने को मिलता है। और फिर कई भाजपा नेता हैं जो मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत और जो ऑरेंज इकोनॉमी है उस पर मुख्य रूप से जोर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपके लिए खड़ा हो जाता है कि जो ऑरेंज इकोनॉमी है वह क्या है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, क्योंकि हमने अभी अपने ही हिंदू के सेशन में ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे से बात किया है, तो आप हिंदू के क्लासेस से जुड़कर भी जो है आप इन सभी जो है टर्म को देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप जानते हैं तो ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बजट 2026-27 जो है इस प्रकार से दोस्तों रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार का यह तीसरा जो है बजट है दोस्तों। ऐतिहासिक बजट रहा है दोस्तों। आप ऐतिहासिक क्यों रहा है तो आप देखेंगे पहली बार आप देखेंगे रविवार को जो बजट है वह पेश किया गया है और लगातार 9वां बजट पेश करने वाली जो मंत्री रही है निर्मला सीतारमण, मुख्य रूप से इन्होंने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है। ठीक है। राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा केंद्रीय बजट मुख्य रूप से देखने को आपको मिल जाता है ना। अब बजट क्या है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम एक जो है अगले पॉइंट पर मूव करेंगे और देखेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न है। दोस्तों बजट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुसार इसका वार्षिक जो वित्तीय विवरण है वह जो है दिया जाता है। मुख्य रूप से इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है, तो सबसे प्रमुख रूप से इसको ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, क्यों इसको जो है बजट लाया जाता है, तो इससे सरकार की जो आय और व्यय खर्च का पूरा जो लेखा जोखा है वह देखने को मिलता है। ठीक है। कि सरकार को पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां पर, इन सभी की चर्चा हमने द हिंदू वाले में सेशन में बहुत अच्छे से करी है दोस्तों। वित्तीय वर्ष की बात करें तो भारत में यह चक्र 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर है वह स्टार्ट होता है दोस्तों और 31 मार्च तक आप देखेंगे यह जो है मुख्य रूप से आपको चलता दिखाई देता है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष के बारे में तो आप आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बजट शब्द है दोस्तों यह बहुत ही प्रमुख है। आप देखेंगे बुजुटिया शब्द से इसका जो है निर्माण किया गया है और मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया कि अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। बजट आप देखेंगे तो पहले एक जो है चमड़े के थैले के रूप में जो है यूज किया जाता था, बुलेटिया का अर्थ भी यही होता है। और मुख्य रूप से अब आप देखेंगे चमड़े थैले से लेकर जो है आगे आप देखेंगे कैसे कैसे रोटेट होता है, तो उस पर ध्यान देंगे। तो फिर उसके बाद एक डॉक्यूमेंटल फाइल के रूप में आपको देखने को मिलता है। एक जो है बिल्कुल आप देखेंगे कि जो चमड़े का थैला हटाकर एक बहुत ही सिस्टमेटिक थैला बनाया जाता है ना। और उसके बाद अभी प्रेजेंट के टाइम में आप बजट को देखेंगे जिसमें पेश किया जाता है, जो थैला होता है वह मुख्य रूप से अब कंप्लीटली डिजिटल हो चुका है दोस्तों। तो डिजिटल टैब का रूप ले चुका है। आप देखे भी होंगे भाषण शायद निर्मला सीतारमण जी का, उन्होंने जो है प्रॉपर एक टैब का जो है यूज किया और उसके माध्यम से पूरे बजट को पेश किया। ठीक है। तो आशा करता हूं आप पूरे जो एनालिसिस को अच्छे से समझ पाए होंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष रूप से आप समझ पाए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन यहां पर मैंने डाला है, इसका आंसर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, लखनऊ पटना। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लेक्चर बहुत अच्छे से देखे होंगे और बहुत अच्छे से एनालिसिस को आपने समझ लिया होगा। और अगर आपने समझ लिया है तो आप जरूर आंसर करेंगे। हम लोग अगले सेशन में जो है किसी अगले टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और इसी
के साथ इस सेशन की जो है अंत है वह हम यहीं पर करते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।